हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, द पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। 10 टॉपिक पे हम पूरा बात करेंगे। पहला जो हमने लिखा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग, इसको पूरा पढ़ेंगे। फिर दूसरा द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम। बस ये 10 टॉपिक को आज एक एक करके पूरे इस पे लेक्चर देंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं। कल वीडियो बना रहे थे, काफी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, नहीं हो पाया, लेकिन फिर से इसको बताते हैं। पहला इसमें आपका आता है स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, उसके बाद कंक्लूजन क्या है। स्टेटमेंट मीन्स होता है जब कोई आप कथन देते हैं, कोई चीज के बेस से कथन बताते हैं, उस पर आप बहस करते हैं, बहस करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं, अर्थात स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट जैसे किसी भी चीज को आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि ठंडी हवा चली और लोगों की तबीयत खराब होने लग गई। अब इसे पता चला अचानक से मार्च या फरवरी का मंथ है, फरवरी के मंथ में मानते हैं ठीक हम नॉर्मल एक ठंड होती है, इतना भी ज्यादा हाई और इतना ज्यादा लो नहीं, लेकिन अचानक से ठंड कैसे बढ़ गई? तो आप कहेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में जो हवा चली, एक ठंडी हवा चली, जिसकी वजह से लोगों के सेहत पे काफी नुकसान पड़ा। किसी सर्दी, जुकाम, बुखार, फीवर, बहुत कुछ चीजें होने शुरू हो गया। तो जो आप पहले क्या देते हैं स्टेटमेंट, फिर उस पर आप आर्गुमेंट करते हैं कि अचानक एक ठंड आई कैसे। तो आप बोलेंगे कि साइबेरिया से ठंडी हवा आई है तो नहीं है, लेकिन नहीं भाई, साइबेरिया तो पड़ गई, हिमालय पर्वत जो रोकती है। बोले तब कहां से? बोलेंगे नहीं, ये जो मेडिटेरियन सी से जेट स्ट्रीम की जो धारा चलती है, हो सकता है वो हवा लेके आई हो, उसके बाद यहाँ पर बारिश किया, लो प्रेशर हुआ, अब देन उसका प्रभाव क्या पड़ा, इधर मैदानी क्षेत्रों में क्या हुआ, ठंड ज्यादा बढ़ने की चांस देखने को मिला। तो जब आप किसी भी चीज को लॉजिकल तरीके से चीजों को आर्गुमेंट करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है, सूर्य का इस वक्त जो उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है, ये सब प्रोसेस आप जब उस पर इंटरप्रिटेट करते हैं, इसी बोलते हैं स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कंक्लूजन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत से बच्चे जैसे मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, अब उनका अच्छा नंबर नहीं आता है या उनका जेआरएफ नहीं हो पाता, उनका पीएचडी तक नहीं हो पाता। अब वो बैठ के आर्गुमेंट करते हैं कि हो सकता है उनकी पढ़ाई अच्छी हुई हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं अच्छा कर पाए, हो सकता है प्रैक्टिस बहुत अच्छा की हो लेकिन जो पढ़ के गए वो पेपर में ना आया हो, या हो सकता है जो पढ़ के गए पेपर में अच्छा हो गया लेकिन हो सकता है कट ऑफ बहुत हाई चला गया हो। तो जब इन्हीं सब चीजों पर आप स्टेटमेंट देते हैं, आर्गुमेंट करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं, इसी को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक आपका कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। कोनोटेशन मीन्स होता है किसी भी चीज का मीनिंग निकालना, उसका अर्थ निकालना और अर्थ के कई और भावार्थ अर्थ बना देना, उसको बोलेंगे डेनोटेशन। कोनोटेशन सपोज करिए, मैं बार बार कई बार एग्जांपल दिया, स्नैक मतलब सांप। अब कोई एक चीज का मतलब है सांप है, स्नैक मतलब सांप। अब उसी सांप को मान लीजिए आज जैसे शिवरात्रि है, अब किसी को सपने आ जाए कि वो जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, या उनके सपने में पता कोई काला नाग दिख गया, अब उनके दिमाग में आएगा हो सकता है काल सर्प दोष से हट रहा हो सकता है कुबेर की धन प्राप्ति होने वाला, हो सकता है आपके जीवन कुछ अच्छा होने वाला है। तो जब आप किसी मान्यताओं को लेकर के अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग तरीके से उसको डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं डेनोटेशन। ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद हम अगला इसी पढ़ेंगे माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है और मेजर टर्म क्या है। माइनर टर्म क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक नाम लिखता हूं, मान लीजिए लिख दिया रामू इज गुड बॉय, रामू इज अ गुड बॉय। ठीक है, परमिसेस वन। दूसरा यहां परमिशन लिखते हैं कि ऑल बॉयज इज गुड, ऐसे लिख दिया बस।
अब यहां पर आपको देखने क्या मिल रहा है, कौन से इसमें माइनर टर्म होगा, कौन से इसमें मेजर टर्म होगा और कौन इसमें मिडिल टर्म होगा। अब मिडिल टर्म वो होता है जो दोनों में दिखता है, जो परमिसेस 1 परमिसेस 2 में, परमिसेस 1 और परमिसेस 2 में जो चीजें दिखता। अब यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, गुड यहां भी दिखता है, गुड यहां भी दिखता है, इज इसमें भी दिखता है, इज इसमें भी दिखता है। तो क्या हो गया, ये होगा आपका मिडिल टर्म जो दोनों में कॉमन दिखता हो। लेकिन अब जैसे यहां पर अगर देखा जाती है रामू, एक ये हो जाएगा जो सिर्फ एक ही लाइन में दिख रहा है, ये होगा आपका माइनर टर्म, माइनर। और जो सब में दिखता है इसको बोलेंगे मिडिल टर्म, मिडिल या मिडिल टर्म, ठीक। और जो पता चला सिर्फ क्या होता है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको बोलेंगे मेजर टर्म। अब मेजर टर्म में कौन सा ऐसा दिख रहा है जो सबसे अलग है, बॉयज इसमें आल शब्द अगर उठाओगे तो क्या होगा, एक प्रकार से मेजर टर्म की बात करेंगे। तो ये चीजें होती है, कब मिडिल टर्म बनेगा, कब माइनर टर्म बनेगा और कब आपका मेजर टर्म। तो ये टॉपिक आपका आता है। लेकिन ये कहना क्या चाहता है, माइनर टर्म मिडिल टर्म, ये बताना चाहता है कब हमारे लिए कौन सा माइनर सी बात होगी, कब हमारे लिए मेजर सी बात होगी और कब हमारे लिए मिडिल होगा जो सभी के लिए जोड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जब आप पढ़ेंगे इसमें 4 ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है दोस्तों, एक का नाम ए यहां रखो, इसका ई कर दो, इसका आई कर दो और इसका ओ कर दो। ए को बोलेंगे इसको पॉजिटिव से, धनात्मक से, और इसको नेगेटिव माइनस से, और ये भी नेगेटिव है तो माइनस ही करो। ए प्लस में ए भी कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस करो। अब ये समझाते क्या है, मान लीजिए परमिसेस 1 लिखा, आप अगर सिलोजिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर मिलता है आपको कि जैसे आल बॉयज इज गुड, आल बॉयज इज गुड। अब मान लीजिए हमने लिख दिया आल बॉयज इज गुड, तो इसका बनेगा, एक होगा आल बॉयज मतलब एक बॉयज हो जाएगा, आल बॉयज क्या है, गुड। तो इसका ये मतलब हुआ हमने जो परमिसेस से लाइन लिखा ये पहले का पॉजिटिव बात कर दिया। ठीक, अब दूसरा यहीं पर इसके निगेटिव की बात करते हैं कि नो बॉयज इज गुड, बस इतना लिख दिया। अब इसका कैसे आप लिखोगे, नो बॉयज इज गुड, कोई लड़का अच्छा नहीं है, इसका निगेटिव बनाओ, एक का अलग होगा एक का अलग, एक में बॉयज लिख दो और एक में गुड लिख दो, बस खत्म। अब तीसरा पाई यहां पर आई की बात करेंगे, ये क्या कहेगा, सम बॉयज इज गुड, सम बॉयज इज गुड, सम बॉयज इज गुड। अब मान लीजिए हमने लिख दिया, अब यहां किसकी बात किया, सम की, मतलब कुछ लड़के अच्छे हैं, इनका डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ का हो जाएगा, एक का बॉयज होगा और एक का गुड हो जाएगा। अब लास्ट इसकी बात करते, एक कहता है सम बॉयज इज नॉट गुड, कोई लड़के, या सम बॉयज इज नॉट गुड, नॉट गुड ऐसे लिख दिया। इसका मतलब नॉट है मतलब कोई भी अच्छा नहीं है, तो अलग अलग तब भी रहेगा, इनका एक बॉयज हो जाएगा और एक गुड का हो गया। अब ये समझ में आ गया। अब यहीं पर आपको देखना है कौन आल यूनिवर्सिटी पॉजिटिव है, आल यूनिवर्सिटी निगेटिव है, और एक जो सब पॉजिटिव है या सब नेगेटिव है, इनकी बात को हमें याद रखना है। आइए देखते हैं। अब यहां पर रिश्ता पूछता है, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो बताइए ए और ई का जब रिश्ता बनाएंगे इसका नाम दिया जाएगा कंट्रारिटरी, कंट्रारिटरी, इसको बोलेंगे कंट्रारिटरी। ठीक है, दूसरा यहीं पर अगर आई और ओ का पूछा जाए तो इसको बोला जाएगा सब कंट्रारिटरी, सब कंट्रारिटरी। और यहीं पर अगर आप मान लीजिए ए और आई का पूछा जाए
जो कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी सम पॉजिटिव है, इसको बोलेंगे सब अल्टरनेटिव। क्या बोलेंगे? सब अल्टरनेटिव। और यही चीज अगर ई और ओ का अगर रिलेशन पूछा जाए, इसको भी बोलेंगे, क्योंकि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो हो जाएगा सब अल्टरनेटिव। और यही पर अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये कुछ पॉजिटिव है, तो इनका रिश्ता बनेगा कंट्राडिक्शन। किसका? ए और ओ का अगर पूछा जाए, इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन। ये चीजें याद रखना, बस यही है। और इधर ई और आई को ये भी है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो कंट्राडिक्शन। बस ये चीजें आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब वहां पर आपको क्या कर देगा? परमिसेस करके लिख के दे देगा, परमिसेस 1 परमिसेस 2। अब एक में लिख देगा इसे कि ऑल बॉयज इज गुड, नो बॉयज इज गुड। तो पूछेगा इसमें क्या रिलेशन बनेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो तुरंत आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ऑल बॉयज इज गुड मतलब ये पॉजिटिव की बात किया, नो बॉयज इज गुड नेगेटिव की बात किया। इसका मतलब है ए प्लस ई निगेटिव, इन दोनों के रिश्ते जो बनते थे वो आएगा कंट्राडिक्टरी। ये चीज याद रखना। दूसरा इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट टॉपिक, अगर मान लीजिए दे दिया अगला क्वेश्चन कि सम बॉयज इज गुड, सम बॉयज इज नॉट गुड, यहां पर क्या जुड़ के बनेगा? इसका मतलब एक पॉजिटिव है, सम मतलब कुछ बच्चे अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब है एक पॉजिटिव सम की है और एक निगेटिव सम की है, इनका मतलब होगा क्या? सब कंट्राडिक्टरी। तुरंत याद करो आई और ओ। और यहीं पर जब एक और परमिसेस लिख दिया, क्या ये से दे दिया, क्या दे दिया? इसको ए से और ओ को। अब ए हमेशा ऑल बॉयज इज गुड, यहां दिया सम बॉयज इज नॉट गुड, तो इनका क्या रिश्ता बनेगा? इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। अब यहीं पर ये जब पूछेगा, परमिशन दे दिया सम बॉयज इज गुड और सम नो बॉयज इज गुड, तो इसका हो जाएगा कंट्राडिक्शन। और यहीं पर जब ये दे दिया आपका ऑल बॉयज इज गुड और सम बॉयज इज गुड, तो इसका मतलब है पॉजिटिव का पॉजिटिव, इनका होगा सब अल्टरनेटिव। और जब यहीं पर इनका दिया कि नो बॉयज इज गुड, सम बॉयज इज नॉट गुड, तो इनका होगा सब अल्टरनेटिव। बस यही है आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों। इसको काफी एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, यहां से आप चीजें सीख सकते हो। ये हमने बात किया कौन सा? स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और इसी को काफी लोग बहुत बार पढ़ाते समझाते हैं, प्रयास कराते हैं कि आपको मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, क्या आपका टॉपिक? वैल्यू ऑफ या इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या फर्क होता, पहले इसको समझेंगे। टॉपिक क्या है आपका? इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव और इंडक्टिव एक वर्ड है, इसको समझिए क्या कहना चाहता है। जब किसी भी चीज को, जैसे अगर आपको पूछा गया डिडक्टिव बताना है, डिडक्टिव, अब डिडक्टिव अगर पूछता है तो क्या आप बताओगे? और जब आपका इंडक्टिव पूछता है, इंडक्टिव पूछता है तो कैसे आप बताओगे? इतना याद रखना। डिडक्टिव में जो पॉइंट याद रखना, इसको बोलते जर्नल टू पर्टिकुलर, ऐसे चलता है। और इसी को उल्टा कर दो, पर्टिकुलर टू जर्नल, ये आपका इंडक्टिव हो गया। बस इस चीज को पकड़ो। ये जो जर्नल टू पर्टिकुलर, इसको हमेशा मात्रा बोलते हैं, मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव। और ये जो होता है हमेशा गुणात्मक अर्थात गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव अर्थात ये गुणात्मक की बात करता है और एक मात्रात्मक की बात करता है।
अब इसमें क्या ढूंढना है, मात्रात्मक गुणात्मक क्या है। जनरल से जब बात होती, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ चलते हैं तो ये हमेशा डिडक्टिव की बात, लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए 4 पॉइंट याद रखना। क्या क्या? एक आपको वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना। इसमें आ जाइए, कॉन्जेंट क्या है, कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, जेंट क्या है। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग, और इसमें वीक क्या है, कमजोर क्या है। बस इतना पॉइंट याद रखना। अब ध्यान से देखिए, जब आप डिडक्टिव पढ़ते हैं तो आप ये पॉइंट याद रखना है, और जब इंडक्टिव पढ़ेंगे तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है डिडक्टिव इंडक्टिव? जब समान सी बात को एक पर्टिकुलर की तरफ आप ले चलते हैं, समान सी बात मतलब जैसे अगर मान लीजिए भारत में आपका एक कोई गांव है, ऐसे समझो कोई एक गांव है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी लोग, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, यहाँ भी डॉक्टर, यहाँ भी डॉक्टर, सब डॉक्टर ही डॉक्टर नजर आ रहे हैं, तो आपके लिए एक समान सी बात लगता है। जैसे कोई व्यक्ति कभी अगर दुबई नहीं गया है या अमेरिका नहीं गया है तो उसके लिए बहुत विशेष लगती है, और वही पता चला व्यक्ति पूरी दुनिया घूमता है देश के प्रधानमंत्री की तरह, अब उनके लिए समान सी बात लगेगा। उनको अगर कोई जीके पूछेगा आप कभी इटली गए तो बोले कई बार तो गया, चाय पानी करके आ गया। पूछे फ्रांस गए, कई बार गया, लिपस्टिक पाउडर खरीद के लेके आ गया। मतलब एक जोक है, ऐसा है क्योंकि फ्रांस या जर्मनी सबसे ज्यादा वहां पर कॉस्मेटिक चीजें बिकता है, इसलिए दिमाग में थोड़ा याद आ गया। तो जब आप क्या करते हैं, किसी सामान से जब आप पर्टिकुलर जगह घूमते 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 आपको सब कुछ सामान से लगती है तो उसको बोलते हैं जर्नल। और जब उसी जर्नल में कोई विशेषीकरण, एक पर्टिकुलर चीजों का एक प्रकार से बातें होती हैं तो बन जाता है कि आपके लिए पर्टिकुलर विशेष बात। तो जब जर्नल में से सभी विशेष की बात हो, अर्थात सब जगह में से किसी एक पर्टिकुलर बात उठ जाए, जैसे आप अमेरिका गए तो आपको पता चलेगा कि भाई मिशिगन लेक है। अब मिशिगन लेक क्या है, सुपीरियर लेक क्या है, तो आपको लगेगा सुपीरियर लेक मीठी पानी की झील है। तो एक विशेष की बात हो गई, समान सी बात को एक पर्टिकुलर की तरफ जब आता है तो उसको बोलेंगे डिडक्टिव। और इसी में आपको देखना पड़ेगा क्या वैलिड है, तो वैलिड आपको पता चला सुपीरियर लेक है, उसकी पानी बहुत मीठा है। और साउंड क्या कह रहा है, मीठा पानी की बात कर रहा है सुपीरियर लेक की। जब आपका ये वैलिड और साउंड, ये स्ट्रॉन्ग जब सबसे ज्यादा दिखने को मिलता होगा तो ये बोला जाएगा डिडक्टिव की बात किया। और जब आपका यही चीज, और ये जो इनवैलिड और अनसाउंड, इनवैलिड जिससे कोई महत्व तो नहीं है, और अनसाउंड जो ध्वनि, अनसाउंड मतलब जो बात को ज्यादातर एक क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, सही तरीके से नहीं बताता होगा, तो उसको अनसाउंड कहते हैं। और इनवैलिड वही है जो वैलिड नहीं है, ठीक नहीं दिखता, लॉजिक नहीं दिखता, वो इनवैलिड होता है। अब ये सब चीजें समझ जाओ। अब ये तो हो गया। अब इसी का अगर सभी पोर्शन को आप पलट दो तो आपके लिए इंडक्टिव निकल जाए। जो जनरल से पर्टिकुलर की हमने बात किया, अब यही पर्टिकुलर से जनरल की तरफ लागू कर दो। अब किसी ने कहा भाई पर्टिकुलर सी बात, कोई व्यक्ति पहली बार मुंबई जाता हो या गोवा जाता होगा तो उसको लगेगा क्या विशेषीकरण चीज देखा, वाइन, बियर, विस्की, रम, वोडका, बहुत से लोग बीच किनारे लेकर के बैठ के पीते रहते हैं, नारियल पानी पीते हैं, मसाज सेंटर चलता रहता है, लोग बढ़िया गोवा बीच किनारे बैठते हैं और बोट पे बैठते हैं और स्विम बहुत दूर दूर तक सफ़र करते हैं, फिर टहलते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, और खुले विचार के लोग होते हैं, वहाँ डांस करते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, अपना जिंदगी इंजॉय करते हैं। तो उसके लिए लगेगा, जो व्यक्ति कभी नहीं गया होगा उसको लगेगा ये तो मेरे लिए पर्टिकुलर सी बात है, ये विशेष सी बात है। और जब वही पता चला वो व्यक्ति जिस मोहल्ले, जिस गांव से आए, तो उस गांव के लोग, सभी लोग देखने चले जाए तो लगेगा पर्टिकुलर नहीं है, तो जनरल सी बात हो गई है। बस यही सारी चीजें हैं। और जब पर्टिकुलर मतलब होता गुणवत्ता की तरफ था,
और जब सब पे लागू हो गया तो जनरल सी बात हो गई। भाई जब किसी घर में, पहले पुराने बचपन में मैंने देखता था, जब किसी घर में बाइक आती थी तो बड़ा अच्छा लगता, अच्छा क्या बढ़िया है, एक किक है, अच्छा एक्सीलरेटर है, अच्छा ये क्या है, गियर है, तो ऐसा लगता है क्या नई चीज देखते थे। अब वो हमारे लिए पर्टिकुलर सी थी, लेकिन वही बाइक आज सबके घर घर में हो गई, तो अब हो गई वो जनरल सी बात। यही चीज को आपको याद रखना है। और इसमें कॉन्जेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, वीक क्या है। कॉन्जेंट जो पूरा सही तरीके से बात को दर्शाता हो, स्ट्रॉन्ग बातें सही तरीके से बात करता हो, अनकॉन्जेंट मतलब जो सही तरीके की बात नहीं बल्कि जिसका कोई पूरा सही नहीं बता पा रहा, वीक मतलब कमजोर सेंटेंस। इस पॉइंट को याद रखना, बस इतना याद रखना, ज्यादा मत जाओ। जनरल से पर्टिकुलर की बात अगर बोल दे, जैसे ऑल बॉयज इज गुड, ऑल बॉयज इज गुड, तो जनरल सी बात है। पर्टिकुलर में किसी का नाम ले दिया, ऐसे लिख देते, अब मुझे नहीं समझ में आया होगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया ऑल बॉयज इज गुड, मैंने परमिशन में लिखा, ठीक। ऑल बॉयज इज गुड, रामू इज ए बॉय, दूसरे में लिख दिया, दूसरे परमिशन में रामू इज, ऐसे रामू इज गुड बॉय, बस। अब यहां पर ऑल बॉयज जब तक था ये समान सी बात था, सभी की बात की, लेकिन पर्टिकुलर में मैंने एक व्यक्ति का नाम ले लिया, किसका, रामू, बस खत्म। अब इसी चीज को पलट दो कि रामू इज, अगर आपको इंडक्टिव बनाना है तो पहले इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिख दो, इसको पूरा। रामू इज गुड बॉय, ऑल बॉयज इज गुड, बस खत्म। यही होता है आपका डिडक्टिव और ये होता है इंडक्टिव। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आप रिसर्च करेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपको मेथड लगाना पड़ता है। ये हो गया इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाते हैं इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ और एक ऐसा सर्कल कर दो और इसी में एक ऐसे स्क्वायर, बस। अब इनका आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है। ट्रायंगल को मान लीजिए मैंने डॉक्टर से डिनोट किया, इनको मान लीजिए प्रोफेसर साहब से डिनोट किया, और इनको मान लीजिए किसी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिनोट किया, ठीक है। प्रोफेसर जो थे इनको मैंने ए अक्षर से डिनोट किया, इनको बी से किया, इनको सी से किया और यहां पर इनको के से किया। अब आपको मूल्यांकन करना कौन सा ऐसा लेटर है जो तीनों को डिनोट कर रहा हो, तीनों को जोड़ रहा हो, वैल्यूएट कर रहा हो, तो आप बोलेंगे के। यही आपका कभी अक्षर बेस पे होगा, कभी आपका नंबर बेस पे होगा, नंबर बेस इस पे भी हो, नंबर बेस। अब यहीं पर इसको मिटा दिया, जैसे यहां पर इसको मिटा दिया, यहां लिख दिया 20, यहां लिख दिया 30 और यहां लिख दिया 40 और यहां पर लिख दिया 60। अब पूछेगा बताइए, अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा नंबर है जो डॉक्टर, इंजीनियर और सीए, प्रोफेसर सबको, सॉरी प्रोफेसर, डॉक्टर और सीए तीनों को डिनोट करेगा, तो बोलेंगे 60 है। अब यहीं पर और क्वेश्चन घुमा सकता है, पूछेगा बताइए अगर 40% सीए है और 20% प्रोफेसर है, ठीक, और इन दोनों का रेशियो बताइए कितने का डिफरेंस है, तो आप लगाएंगे 20 अनुपात रेशियो 40। तो आप जब काटेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आप कहेंगे 1 पॉइंट की बात करेगा प्रोफेसर का, 2 पॉइंट की बात करेगा आपका सीए का। इन दोनों का रेशियो का अनुपात 1:1 रेशियोज इज 2। इस प्रकार से आप इस मैथमेटिक्स तरीके से निकालेंगे, आप नंबर सिस्टम से निकालेंगे, या आप इसमें लेटर बेस पे निकालेंगे। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। अब बात करते हैं
इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अभी सिर्फ एक टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, इसमें बेसिकली 2 पार्ट को पढ़ना है। एक तो बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, दूसरे बोलते हैं हेथोडॉक्स, हेथोडॉक्स। अभी क्या है हेथोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स? ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है जो आस्तिक होते हैं, आस्तिक, और ये जो होते हैं नास्तिक। बस ये फर्क होता है, ये होते हैं नास्तिक, बस इतना समझो। अभी क्या कहते हैं आस्तिक और नास्तिक। ऑर्थोडॉक्स में जो होता है इसमें आपका वेदा, पुराना, पुराण बोलते सो पुराना, रामायण, महाभारत, ये जितने पॉइंट हैं जो गॉड में बिलीव करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। इसमें और भी चीजें आप पढ़ेंगे, उपनिषद, आजकल बहुत कुछ चीजें हो गया, उपनिषद, वेदांत, वेदांता, आजकल एक वेदांता करके हैं आचार्य प्रसाद, तो काफी इस पे बात करते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बोलने लायक नहीं, लोग बड़े जल्दी नाराज हो जाते हैं, आजकल बड़े जल्दी नाराजगी चढ़ती है लोगों को, सच्चाई बोलने का समय नहीं रह गया दोस्तों। लेकिन गुरु है, पढ़ाते लिखाते हैं तो बोलेंगे, इसमें क्या जो गलत है। अब क्या है, क्या कहना चाहता है, मेरे समझ में अब तक एक नहीं आया। लोग कहते हैं कि सब कुछ मानव ने लिखा है, और मानव जब लिख करके फिर बोलता नहीं गॉड ने लिखा है, क्यों बदनाम करते हो? अगर आपको विश्वास से विश्वास करो, उनको मानते हो मानो, क्यों कहते हो कि रामायण जो है ईश्वर ने लिखा, या गीता जो है अर्जुन और क्या नाम उनका, कृष्ण के दोनों लोग के बीच का डिबेट चल रहा था, वहां से गीता उनके मुख से निकला। बकवासबाजी लोग इतना ज्यादा करते हैं कि गीता है, फिसद है, ये सब फालतू चीजें, ये सब मानव ने लिखा है अपने समाज को पढ़ करके। और ये जो गीता है धम्मपद का कॉपी है, पूरा बुद्धिज्म का कॉपी पेस्ट है, ये सब कॉपी पेस्ट है। जातक कथा कहानियां थी, लोगों ने चोरी पेस्ट कब कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट कर करके उसको ऊपर बैठ करके, जैसे कहानी आप ऐसे समझिएगा, जैसे मुझे कोई बोले कि भैया मैं पढ़ लिया, तो पूछे कि तुम्हारा क्या ओरिजिनल है, मेरा ओरिजिनल है वॉइस है और कुछ है नहीं, बाकी ये भी कोई लिखा है वही पढ़ के मैं भी बता दूं, मेरा कुछ नहीं है। अब पता चला उस चीज को मैं अपने तरीके से कोई लिख करके कट कॉपी पेस्ट करके किताब अपने नाम से प्रिंट करके बेच दिया, तो ये मैं गलत किया कि नहीं किया? अब पूछा जाएगा कितने सन है, मैं पता चला लिख दूंगा 1000 BC। अब 1000 BC पता चला मेरे जन्म हुआ है 20वीं शताब्दी में, और मैं लिख दिया किसमें, जा करके 3000 BC पहले घटना हुई थी। कितने लोग इंसान को उल्लू बनाया, सिर्फ अपना वर्चस्व बना रहा है, अपना सत्ता बना रहा है, आर्थिक चीजें अपना बना रहा है। यही चीज करने के लिए लोग इतने गिर गए। इंसान 2 पैर तो बहुत खतरनाक है। तो ये क्या कर दिया, उसको धर्म का नाम से चाशनी से जोड़ दिया, लोगों को ब्रेन वॉश। ये तो पूरा आस्तिक, मैं इसको मानते नहीं, मैं इसको 100% नहीं मानता भैया। और नास्तिक क्या कहता है, नास्तिक वो होते हैं जो कहते हैं भैया मैं नहीं मानता इसको। क्या नहीं मानता भाई? एक बात बताइए, आप बीमार हो जाते हैं, मैं लॉजिक की बात करता हूं, क्या आप रामायण महाभारत पढ़ने से ठीक हो जाएंगे, कि आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगा, या दवा की जरूरत पड़ेगा, वैद्य की जरूरत पड़ेगा, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा, तभी तो आप ठीक होंगे? कहने का मतलब है जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। आजकल लोग क्या बोलते हैं, देखिए भारत की आबादी अब जैसे 1,40,00,000 जो भी है, सॉरी 140 करोड़, अब 140, मैं तो कहूँगा 150, अभी जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा 150
अच्छा, अब 150 करोड़ आबादी है भारत जैसे देश में, अब इनको सबको हैंडल करना है, क्या किया जाए? लोग चिल्लाएंगे हमारे पास 60% युवा देश और 60% युवा देश, खाली नाम का है, काम का है नहीं, इनको काम पकड़ाया नहीं, इनको कभी स्किल्ड बनाया नहीं, इनको रोजगार के लिए बेचारे कभी ट्रेन पे देखो कैसे मरते हैं, 80 सीजीएल या डी ग्रुप का पेपर तक के ट्रेन में बसों में इस तरीके से लद के जाते हैं जैसे सब्जी का थोक भाव होता नहीं कि बोरी में बांध बांध के थाली ठेला पे या गाड़ी पे लादा जाता है, ऐसे लोग आजकल जिंदगी बने हैं। वो 60% किस काम के लोग? क्योंकि यहाँ के इंसान की कोई कीमत नहीं है, यहाँ सब्जी भाव है। अगर वही व्यक्ति अमेरिका में है, प्रोडक्टिव माइंड होता है, आप वहां अपने बच्चों के एक थप्पड़ अगर मार देंगे, पुलिस आएगा आपको उठा के जेल में डाल देगा। वहां राइट टू दिया जाता है हर एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति अपने राइट को समझता है, अपने अधिकार को समझता है। वहां का प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, ऐसा नहीं है कि पता चला बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है तो टसन मार रहा है, ऐसा नहीं चलता। सिर्फ भारत जैसे देश में चलता है। या तो कोई एक क्लर्क बन जाता है तो उसका भी टसन अलग है, चपरासी बन जाता अलग टसन होता है। मैं गवर्नमेंट चपरासी, बताओ 4 लाख 20 लाख 30 लाख दहेज लूंगा। अरे क्या यार, यहाँ पे सिस्टम बड़ी गड़बड़ है। ये सब नहीं लोग का देन है, ये दिखावापन। यही नास्तिक क्या कहता है कि भाई मैं उन चीज को नहीं मानता जिसमें कोई तर्क नहीं दिखता, कोई विचार नहीं दिखता, उसको कैसे मान लूं? मेरे ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोप दे कि देखिए, बहुत से लोग आजकल ही बोलते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा आपकी नौकरी नहीं लगी, आपको राहु भारी होगा, आपका शनि भारी होगा। मैं कहता हूँ शनि और राहु एक बार मुझसे मिलवाओ, मैं रॉड गर्म करके बैठता हूँ, बढ़िया से उससे मुलाकात करता हूँ। ये जितने नौटंकी है, शनि राहु इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, वो भारी हो जाए खाली एक ही व्यक्ति में भारी होगा क्या? पता नहीं कौन सा लोगों का मैथ है, कौन सा रीजनिंग, मेरे तब तक समझ नहीं आता। जो मन में आता गपोड़ देते हैं। इस युवाओं को ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है। अरे लॉजिक सी बात है भाई, पहले जमाना पुराना समय था, 17-18 साल पे गवन आ जाती थी। बात को समझो, उस उम्र में लोग टीन एज में होते, बिगड़ने की चांस होती, तब तक वो भूखे तो उनको भोजन की व्यवस्था हो गई, बातें खत्म। अब लॉजिक समझ गए। आज हार्मोन्स को आप रोक नहीं सकते, चाहे 25 हो चाहे 30 हो, दोबारा अफेयर करेगा, चाहे लिविंग रिलेशन में रहेगा, आप उसको थोड़ी रोक पाएंगे। अब उसको लॉजिक से जोड़ते हैं कि देखिए इनके साथ इनका राहु काफी भारी था और इन पे चीज, इसीलिए आपका रिश्ता आगे नहीं चला। यही पाखंडवादियों ने इन्हें देश को बर्बाद किया है। इन्होंने ये पूरे ने देश को इतना भयंकर चौपट किया है, इतना भयंकर लकीर का फकीर बना दिया है। लोग इसी पे अपना सर माथा पटकते रहते हैं। इसलिए देश में आज जो कहते बेरोजगारी कारण यही लोग हैं। आजकल थोड़ी सी कोई बीए बीटेक एमटेक कर लेता है, उसका अलग ही भाव होता है। गांव में जाएंगे तो कहेंगे जानवर को चारा डाल दो, है बीटेक किए चारा डालेंगे। यही लोग हैं जो लोगों के एक बना दिए कि नहीं तुम एक शहंशाह हो, यही बन के जीना है। लेकिन यही नास्तिक ये क्या कहता है, भैया जिंदगी को समझो, लाइफ को समझो। आपको दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा, हर एक चीज का कारण है तो उसका निवारण है, उसका समाधान है। आप उस समाधान को ढूंढो। पता चला कोई बच्चा किसी भी चीज में लाइफ में परेशान, कोई बिजनेस किया, अब बिजनेस किया वो मान लीजिए फेल हो गया, अब उसको लोग 10 लोग आएंगे ज्ञान देना शुरू कर देंगे, बढ़िया बढ़िया ज्ञान पेलेंगे। सब बड़ा गंदा लगता है पेले सब, मतलब इतना उसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इस वक्त हो सकता है सरकार की सिस्टम ठीक नहीं है, हो सकता है आपका पड़ोसी आपसे जलता हो सकता है आप पे जादू टोना बेअंबर करा दिया हो सकता है आपके साथ। अब उसके दिमाग में बताइए, जो चीज से लेना देना नहीं, फालतू चीज उसके दिमाग में ठूसे जा रहे हैं। ये पढ़ने का मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने ही देश को चौपट किया है। मैं इन सब चीजों को, जो ये जीवन के अलग मुद्दे को बात कर रही थी, उसको लोगों ने ईश्वर और गॉड से, भगवान से जोड़ दिया। अरे क्यों उनको बदनाम करते होंगे भाई? वो होंगे तो ठीक, ना होंगे तो ठीक। अगर होते तो आजकल लोग, कोई एक्सीडेंट मर जाता है, कोई तकलीफ मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, उसको दोबारा क्यों नहीं कोई जीवित कर देता? क्यों नहीं कर देता भाई? मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, अचानक कुछ हो जाता है, मुझे जीवित कर देगा? नहीं कर सकता। ये नेचुरल है, साइंटिफिक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं इसीलिए कहता हूँ, नास्तिक उन चीज को नहीं मानते जो चीज पाखंड हो, जो गोबर और मूत्रों में टिके हुए लोग हैं। एक शब्द आता था गोबर गणेश, सोचिए कितना घालमेल। गोबर मतलब क्या होता है? गंदा। और गणेश होता है, गण मतलब जो 16 महाजनपद होता था, और ईश मतलब होते थे जो ईश मतलब बुद्ध बोलते थे, ईश मतलब बुद्ध, बुद्ध मतलब जिसमें एनलाइटमेंट आ गया था,
16 महाजनपद आप कभी पढ़ेंगे, जन क्या है, जनपद क्या है, महाजनपद, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो हेटेरोडॉक्स होता था दोस्तों, इसमें 4 ब्रांच आपको मिलेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, ये 4 पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे। अब एक ब्रांच क्या है इसको पहले समझो। बुद्धिज्म ये कहता है अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, कोई कारण है, कोई दुख है, तो उसके पीछे कोई न कोई रीजन है। मैं भी यहीं पर है, उसको पढ़ के सुना देता हूँ। एक हिस्ट्री का है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, पूरा समझाऊंगा। पूरा हिस्ट्री है, थोड़ा सा चीजें आपको बता देता हूँ। हाँ देखिए, आज आपका पूरा फिलोसफर यह में निकाला हूँ, पूरा काफी चीजें हैं। आजकल सबूत के साथ बात करना चाहिए लोग, दुनिया ही ऐसी है। चलिए पहला इसमें ये देखिए पूरा चक्र बना है, इन्होंने क्या कहा, इस चीज को मैं बहुत अमल करता हूँ, हर एक व्यक्ति को अमल करना चाहिए, समझना चाहिए। क्या कहते थे कि राइट टू व्यू, अगर आपका राइट टू व्यू मतलब राइट नॉट टू द, मतलब आप क्या करो, राइट टू व्यू होना चाहिए। राइट चीजों को पहले जानो, किसी भी चीज को जानो समझो तब उसको मानो। दूसरा होता राइट टू नैरेटिव, फ्री योर माइंड एविल, अपने दिमाग को हमेशा बुराइयों से बचा कर रखो। जैसे अभी आजकल भारत में देखते होंगे राइट टू व्यू नहीं होता, राइट टू उनके व्यू मतलब भाई उनका नैरेटिव सही नहीं होता, उनका डायरेक्शन सही नहीं होता। अगर आप सुबह से शाम तक नेगेटिव यही सोचेंगे कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, आपका नैरेटिव नेगेटिव अगर डायरेक्शन में रहेगा तो सुबह से शाम तक वही चीज के आप दायरे में घूमते रहेंगे। आप जैसे अपने दिमाग को मैसेज देंगे वैसे ही वो काम एक्टिविटीज करता है। अगर आप ये डायरेक्शन देंगे कि नहीं मुझे आज 5 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग में मैसेज जाएगा 5 घंटा पढ़ने का। अगर आप दिमाग में देंगे कि आज मुझे वेब सीरीज ही बैठ के देखना, तब देखते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। तो ये कहा गया है कि जो आपका राइट टू नैरेटिव अच्छा होना चाहिए, जिसको मतलब फ्री और माइंड रखो। फ्री माइंड मतलब फालतू बोझा लेके क्यों ढूंढ रहे हो, जीवन है इसको एंजॉय करो, हर चीज को सही डायरेक्शन में काम करो। अगला बोलता है राइट टू स्पीच। अब राइट टू स्पीच मतलब सही बोलो, झूठ मत बोलो। जैसे से नथिंग दैट इज द हार्ट अदर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि तकलीफ दे, किसी को झूठ बोल रहे हो, परेशान कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, ऐसा मत बोलो, ना तो वो लौट के आपके पास आता है। राइट टू एक्शन, सही दिशा में काम करो। अब जैसे सही दिशा में कार्य का मतलब है आपको जाना था मान लीजिए मुंबई, आपको लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट पकड़ना है, आप पता चला लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ लेंगे तो मुंबई आप जा पाएंगे? नहीं। अगर आपको तैयारी यूपीएससी करना है तो पूरा फोकस यूपीएससी पर रहना चाहिए, तब तक जब तक आप वहां तक पहुंच नहीं जाते, जब तक पीटी मेंस आपका नहीं निकल जाता तब तक आप उस डायरेक्शन में ही रहो। ये नहीं कि एसएससी का फॉर्म भर दो, पीसीएस का फॉर्म भर दो, बैंक का फॉर्म डाल दो, रेलवे ग्रुप का डाल दो, आपका एक्शन गलत हो गया। जब एक्शन गलत होगा तो डायरेक्शन गलत होगा, डायरेक्शन गलत होगा तो आपका रिजल्ट ही गलत होगा। पहली चीज समझ जाओ, जिसको बोलते हैं वर्क फॉर द गुड्स अदर्स, अपना काम को सही दिशा में लेना बहुत जरूरी है। अगला कहता है राइट टू लाइवलीहुड्स। अब राइट टू लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए रिस्पेक्टफुल लाइफ जियो, एक लाइवलीहुड जियो। आपको जो आपका जीवन है उसको समझो, ये जीवन है, कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी चीज है। एक दिन कब आप बचपना बीत गया, कब जवान हुए, कब बूढ़े होके फिर दुनिया से निकल जाएंगे, यही है। इसी इंसान चक्र में फंसा हुआ है। जब बूढ़े हो जाते, पैसा बहुत होता तो आप जवानी को याद करते, काश पैसा होता, वो काश मेरे पास जवानी होता, खूब पैसा खर्च करता। आज आपके पास पैसा नहीं है, जवान है, यंग है, लेकिन पैसा नहीं, तो बोला गया जीवन को समझो, राइट टू लाइवलीहुड, अपने जीवन को समझो, क्या उसकी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। अगर पढ़ाई करने का पढ़ाई करो, पैसा कमाने का पैसा कमाओ। लाइवलीहुड क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपके जीवन में। आप पढ़ाई नहीं करोगे कैसे ज्ञान अर्जित करोगे, मेहनत नहीं करोगे कैसे पैसे कमाओगे, आपको कार्य करना पड़ेगा। अगला है राइट टू एफर्ट, सही जगह आप प्रयास करो।
राइट टू एफर्ट्स मतलब पूरा 100% प्रयास करो। अगर मैं बोर्ड पे कोई टॉपिक आपको बताता हूं तो पूरा एफर्ट करो, पूरा प्रयास करो बताने का, ये चीज होना चाहिए। तब जाके आपका, चाहे 2 ही लोग पढ़ेंगे, 3 ही लोग पढ़ेंगे, उनके जीवन में थोड़ा चेंज आएगा। अगला बात करता है राइट टू कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन मतलब होता है सही कंसंट्रेट होना, केंद्रित होना, फोकस होना, अपने लक्ष्य पे फोकस होना, गोल पे फोकस होना, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, बार बार अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहो, उसको बार बार सोचते रहो। जैसे सुबह हो, आप उठो, योग करो, ध्यान करो, स्नान करो, नाश्ता पानी लो, फिर अपने काम पे, लक्ष्य पे फोकस हो जाओ, पूरा कंसंट्रेट रहो। अगर ये सब चीजें करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका लक्ष्य, आपका गोल पाने से। अगला है राइट टू माइंडफुलनेस। अब क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल योर थॉट्स। अब कभी काल क्या है, आजकल युवा में देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होना, ओवर थिंकिंग होना, ओवर कंपेयर करना, मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरी जो सोचने समझने की जितनी कैपेसिटी है, मैं उतना ही कर पाऊंगा। अब कोई कहे खल्ली है, अब वो 7 फीट 3 इंच का व्यक्ति है, मेरा उसे कौन से कंपेयर भाई, वो एक हाथ धर देंगे, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं उनके आगे। तो कहने का मतलब है, आप हमेशा अपने माइंड को फुलनेस रखो, आप जिस काम को करने योग्य बनो उस पर पूरा ध्यान दो, कंपेयर मत करो, अलग लोगों से तुलना मत करो। हर एक व्यक्ति का अपना अपना टैलेंट और हुनर छुपा होता है, तुम भी अपने टैलेंट और हुनर को पहचानो। इसीलिए बोला माइंड टू फुलनेस रखो, अपने माइंड को शांत रखो, अनावश्यक चीजों मत उलझो। किसके घर में गाड़ी आ गई 4 व्हीलर तो आप भी परेशान हो रहा, आने दो, उसने मेहनत किया, ठीक है, हो सके लोन पे लाया, किस्त पे लाया, आपसे क्या लेना देना, आप मेहनत करके अपने पैसे लाओ। ये अष्टम मार्ग इसको बोला जाता था। फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूं, अगेन आई रिपीट्स। पहला राइट टू व्यू होना चाहिए, अच्छा बोलो, अच्छा व्यू होना चाहिए आपका। राइट टू नैरेटिव सेट करो, अच्छा एक नैरेटिव होना चाहिए, इधर उधर की बातें मत करो, माइंड को हमेशा नैरेटिव सही दिशा में रखो, फ्री माइंड रखो जिसको बोलते हैं। राइट टू स्पीच हो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, ये होना चाहिए। राइट टू एक्शन लो, सही कार्य करो, सही दिशा में कार्य करो, अपने कार्य पर लक्ष्य पे फोकस रहो। राइट टू लाइवलीहुड्स, अपने जीवन जीने के लिए जितनी जो जरूरतें हैं, 2 वक्त की रोटी, उसकी व्यवस्था भी करो। अगला राइट टू एफर्ट्स, सही डायरेक्शन में अपना प्रयास करो। अब आपको वही बात है कि अगर आपको यूपीएससी करना तो यूपीएससी के ही फॉर्म भरो, यूपीएससी के ही लेवल में तैयारी करो, यूपीएससी के ही जैसे जो सिलेबस में टॉपिक उसको पढ़ो। अगर यूजीसी नेट की तैयारी करो तो यूजीसी नेट का सिलेबस को बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, पूरा एफर्ट्स करो, प्रयास करो। राइट टू कंसंट्रेशन अगला है, राइट टू कंसंट्रेशन मतलब सही कंसंट्रेट रहो, अपने गोल, अपने लक्ष्य की तरफ रहो, इधर उधर मत भटको। जितना आप भटकोगे आप अपने गोल से निकल जाओगे। 4 लोग मिलेंगे ही, 4 लोग कौन है, अब तक मैं भी ढूंढ रहा हूँ 4 लोग कौन है। ये 4 लोग बड़े गलत कॉन्सेप्ट किसने दे दिया, अभी तक उसका पूरा क्लेरिफाई नहीं हो पाया। अगला राइट टू माइंडफुलनेस रखो, अपने माइंड को इतना, अपने माइंड को, थॉट्स को कंट्रोल में रखो, अनावश्यक चीजों में ओवर थिंकिंग मत करो। ये सब करोगे तो आप जीवन में परेशान होगे। तो यही है इनका अष्टम मार्ग, इसको फॉलो करो। ये चीजें इन्होंने बोला था। अगला इनका पंचशील और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, चोरी ना करो, एक है जैसे चोरी ना करो, झूठ मत बोलो, ठीक, व्यभिचारी ना करो, शराब मत पियो, ये काफी जो चीजें 5 पॉइंट बोला, और हिंसा ना करो। इनके पीछे कई रीजन छुपा है। आप चोरी करोगे तो आप पिटे जाओगे, मारे जाओगे, बदनाम हो जाओगे, लोग आपको गलत नजर से देखेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगला झूठ मत बोलो, बार बार झूठ बोल रहे हो, रहते हो मान लीजिए अपने घर में तो बोलोगे नहीं इस वक्त मैं मेट्रो में घूम रहा हूँ, या कहीं मेट्रो में रहोगे तो बोलोगे नहीं इस वक्त मैं बाथरूम में बैठा हूँ। ऐसा क्यों झूठ बोलते हो, किससे झूठ बोलते हो? अपना रिश्ता खराब करोगे, आप अपना रिश्ता खराब कर लोगे तो लोग आप पे झूठे नजर से देखेंगे, इस पे भरोसा मत करो, एक ट्रस्ट लेवल बंदा नहीं है। ये चीज हो गया। आप व्यभिचारी है, आपके घर में आपकी चलो बीवी है, बच्चे हैं, आपके पास आपकी साथी, आपकी पार्टनर, आपकी बीवी है, जो सुख दुख उससे शेयर करो, बाहर वाले से आप बातें शेयर करो, बाहर वाले तो आपको कमजोरी पकड़ेगी कि ये व्यक्ति, इसके घर में कलेश चलता है, इसको क्या काम करो, अपने जाल में फांसो। तो व्यभिचारी में आप फंस जाओगे तो किसी दूसरे
समझ जाओ, किसी के रिश्ते में फंस जाओगे तो आप अपने वाली छोड़ किसी दूसरे चक्कर में जाओगे, आपका घर का भी रिश्ता खराब हुआ, बाहर वाली तो आपको अपने तरीके से हैंडल करेगी। अगला है हिंसा मत करो। भाई किसी जीव जंतु क्यों, अगर हम उसको बना नहीं सकते तो हमारा काम बिगाड़ने का नहीं है। हम किसी पे क्यों लठ मारे, क्यों हम उसको डांटे, क्यों उसको हार्ट पहुंचाए। अगर हम ऐसा करेंगे कल दूसरा हमें ऐसा करेगा तो हमें भी तकलीफ होगा। जब हमें मालूम होता है किसी बात हमें चुभती है, ऐसे उसको भी चुभती है, इसलिए हिंसा मत करो, ठीक है। अब मदिरा पान मत करो। भाई नशा करोगे तो आप अपना सेहत खराब करोगे, और सेहत खराब करोगे तो आपका जो कमाई पूंजी उसमें लग जाएगी, तो आप आगे जिंदगी क्या जी पाए। इसीलिए तो बुद्धिज्म काफी अच्छी कॉन्सेप्ट, वैसे जैनिज्म भी इसी पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो बुद्धिज्म में ये बेसिक ये चीज यही कहते हैं, साइंटिफिक सोचो, तार्किक सोचो, अच्छे बढ़ो, आगे बढ़ो। इनका ब्रांच है हीनयान, महायान, वज्रयान, नवयान। हीनयान कॉन्सेप्ट यही था जो हमने बोला दोस्तों, कि आप विचारों को समझो, अमल करो, अगर सही बैठता है तो उसको आगे बढ़ाओ, नहीं बैठता है तो उसको रिजेक्ट करो। आप बैठने, आप सोचिए, आपके पास दिमाग है, इसका यूज करो। अच्छा, महायान अगला आता है, किसी में बोला गया भैया अब गुरु जी को विचार पे नहीं, गुरु जी की मूर्ति घर में रखनी है। मान लीजिए अच्छी बात है, थोड़ा सोच बढ़ाए, लेकिन दायरा धीरे धीरे ज्ञान पे ना जाकर के मूर्ति पे चले गए, कर्म कांड पे चले गए, वज्रयान में चले गए। यहां से क्या हुआ, डिक्लाइन होने के कारण बन जाता है। अब इसी में कई ब्रांच बन गए, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को एक दूसरे के नीचे दिखाने लगे। अब इसी में पता चला, जब आपके घर में दो लोग लड़ते हो ना, तीसरा बैठ के देखता है, अच्छा अब बढ़िया लग रहा है, अब बढ़िया लगेगा, इनका तोड़ के मैं कब्जा करके बैठता हूं। यही चीज हुआ बुद्धिज्म के साथ। अब बात करते हैं जैनिज्म। जैनिज्म क्या है, यह भी उन्हीं का फिलोसफर, बट इनमें काफी अनेकावाद सिद्धांत होता है। अब अनेकावाद सिद्धांत, जैसे पेन है तो क्यों है, इसमें इंक है तो कैसे चलता है, अगर इसका कवर नहीं होता तो नहीं हो पाता, इंक नहीं होता तो इसकी वैल्यू नहीं होता, वो अनेकावाद सिद्धांत में बिलीव करते हैं। और इनका जो बेसिक दो ब्रांच है, एक आपका होता है दिगंबर और एक होता है आपका श्वेतांबर। देखिए ऐसा लग रहा है लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लग रहा है हिस्ट्री पढ़ रहे हो दोस्तों। अब हिस्ट्री क्योंकि हर एक पॉइंट आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछता रहता है। तो जैनिज्म के दो ब्रांच कौन है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर वो होते हैं जो नागा बाबा लोग होते हैं, दिग मतलब अंबर, आकाश जैसे खुला है, वो कहते हैं हम कपड़ा क्यों पहने, हमें नेचर ने जैसा बनाया वैसे हम रहेंगे। अब उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी पता ना कौन सी ज्ञान है अर्जित की है, वो जाने भैया। लेकिन अगर आपको समाज में रहना है तो समाज में एक दूसरे को इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है, कपड़े भी पहनना है। ऐसा वल्गैरिटी कपड़े मत पहनो कि दूसरे को अभद्र लगे, दूसरे को असहज महसूस करे, हमें इस तरह की चीजें नहीं करना है। और नागा लोग बोलते भैया हमें समाज में नहीं रहना, हम हिमालय के गोद में चले जाएंगे, हमें नेचुरल तरीके जीना है, मुक्ति पाएंगे, शरीर को त्याग देंगे। अब उनका पता ना कौन से ईश्वर की खोज में लगे हैं, आई नो भाई, मुझे नहीं पता, वही लोग बता सकते हैं। बट मैं इतना ही कह सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है। तो एक दिगंबर हो गए, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं, प्लस मास्क लगा के रखते हैं, और इनके खान पान में लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का भोजन का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप टाइप्स ऑफ भोजन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फूड, तो एक होता है आपका राजसिक भोजन, एक होता है सात्विक भोजन, एक होता है तामसिक भोजन। अब इस पे बात कर लेते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है। राजसिक भोजन में वो होता है जिसमें आपका मटर पनीर है, खीर है, पूड़ी है, सब्जी है, चटनी है, फाफड़ा है, दाल है, पापड़ है, बहुत कुछ चीजें होता, ढोकला है, मीठा है, 56 भोग जो लगा होता है, हर एक वैरायटी, बड़ी सी थाली है, सब कुछ लगा है, उसको बोलते हैं राजसिक भोजन। राजा की तरह भोजन किया जा रहा है, चांदी का पर्द है, सोने का पर्द है, सब कुछ खा रहे हैं तो आपको बॉडी में, चेहरे में चमक अलग है, एनर्जी से भरपूर आप हैं। आप युद्ध पे जा रहे हैं, 12 घंटा युद्ध कर रहे हैं, वहां से युद्ध करके आप घर में युद्ध कर रहे हैं। सॉरी, अब कहने का मतलब क्या है, अब उनको बोला गया ऐसे भोजन इसीलिए दिया गया क्योंकि यह राजा का भोजन है, राजसिक भोजन है। दूसरा बात करते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन है कि भैया ठीक है, हल्का फुल्का खिचड़ी चिड़ी खा लिया और एक रोटी या 2 रोटी, थोड़ी दूध या चावल जो भी मिला उसे काम चला लिया। बहुत ज़्यादा ना इसमें स्पाइसी है, ना ज़्यादा नमक है, ना इसमें मिर्च है, ना ही मसाला है। बहुत सिंपल खाना है,
बस पेट को बस उतना दे दो जितना शरीर को एनर्जी चाहिए, बस खत्म। ये होता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन उन्हीं लोग को बोला जाता है जैसे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनको दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनमें स्पाइसी आप दोगे या इनको मान लीजिए मिर्च मसाले वाला खाना दोगे, इनकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स एक्टिव होंगे, तो जिससे इनकी केंद्र, इनकी सोचने समझने की ताकत जो है फोकस नहीं होगा और एक गलत दिशाओं में भटकने लग जाते हैं। गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, मारपीट करेंगे, प्लस और भी चीजों में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए सात्विक भोजन उनको करना चाहिए। साधु संत करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, उनके लिए बताया गया। अगला बात करते हैं तामसिक भोजन। तामसिक भोजन उसको बोलते हैं जिसमें आपके खाने में मटन है, चिकन है, ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है, मसाला है, लहसुन है, प्याज है, जो आपके बॉडी में एक ताम्र गुण उत्पन्न करता है। जैसे आजकल देखते होंगे लोग बोलते हैं शिलाजीत खाओ। अब भाई शिलाजीत किसको खाने की जरूरत है? अश्वगंधा खाओ, पता नहीं क्या क्या मार्केट बहुत कुछ चीजें बिक रहा है। आपको एनर्जी बनाना है, आपने अपने बॉडी मसल गेन करना है, आप ये प्रोटीन खाओ, आप वो प्रोटीन खाओ, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? आपको बॉडी में एनर्जी देता है, जब एनर्जी ज़्यादा होता है तो आप कंट्रोल में नहीं आते हैं, आप मारपीट करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। इसीलिए ऐसे भोजन उनको नहीं करना चाहिए। ये भोजन उनको दो जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनमें होना चाहिए। उनको सात्विक भोजन मत दो। सात्विक भोजन अगर उनको दोगे तो बेचारे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उनके अंदर एनर्जी बूस्ट होना चाहिए, तुमको चाहिए, राजा को चाहिए। लेकिन जो समाज के अंदर है, जो गुरु है, शिष्य है, उनको सात्विक भोजन करना चाहिए। ये काफी कॉन्सेप्ट यहां से आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आपका चारवाक। चारवाक क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं देखिए, अगर आपको ऋण लेके घी पीना है तो पी लो, उधारी घी पीना है, अर्थात ऋणम घृतम पीवते, ऋण से पैसा उधारी से लेकर के घी पीना, पी लो। कल का कोई भरोसा नहीं है, कब यहां में पढ़ाते पढ़ाते गिरा, 2 मिनट में खत्म, मैं मर गया। सपोज करो कुछ भी हो गया भाई, आजकल बहुत से लोग मर गए, मैंने देखा कितने लोग डांस करते करते मर गए, कितने लोग पढ़ाते गिरे मर गए, और कितने लोगों को पता चला दूल्हा है घोड़ी पे बैठा, शिष्टाचार होने वाला द्वार पूजा है, वहां पर जाते मर गया। आज तो कोई भरोसा नहीं, भरोसा क्यों? फालतू चीजों अपने माइंड को उलझा के रखे हो कि नेट होगा तो ये बनेंगे, प्रोफेसर होंगे, कुछ नहीं है। जीवन का पार्ट है, जब तक चल रहा है चलाओ, एंजॉय करो। ये कहते हैं भैया, चारवाक कहते हैं अगर आपको खुशी में खुश रहना है, फटे कपड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, नया कपड़ा पहनना, एक दिन पहन लो, क्या बात जा रहा है, किराए पे लाके पहन के एंजॉय करो। मर्सिडीज गाड़ी में घूमना है, कोई बात नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को सेट करो, 1-2 घंटे के लिए बैठ के एंजॉय कर लो, क्या दिक्कत है, एंजॉय करो, बट एडिक्ट मत पड़ो, आदती मत हो जाओ, लेकिन अपना शौक पूरा करो। ये कहते हैं चारवाक। आजीविका क्या कहता है? अगला आजीविका ये कहता है भाई, आपके जीवन में अगर जो कुछ प्राप्त होना होगा वो मिलके रहेगा, और जो आपका नहीं होगा वो कभी नहीं मिलेगा। जैसे बहुत से लोग आपने सुने होंगे, बॉलीवुड में किसी एक्टर ने किसी पीछे पागल हुआ था, उसकी शादी नहीं हो पाया, वो आज भी बंदा कुंवारा बैठा है। अब इनडायरेक्टली क्या रिश्ता चलाता हो डजंट मैटर, बट जो पब्लिकली चीजों को दिखाया वो तो नहीं पाया। अगर उसके जीवन में जो होता है वो मिलके रहता, जो नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में अगर अच्छा कुछ और बनना होगा तो बन जाऊंगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनूंगा, उसको मैं नहीं बदल सकता। अब वो बोलते हैं डेस्टिनी, मंजिल, जो आपका होगा वो मिल के रहेगा। ये बात कहते हैं कौन सा? आजीविका। ये हमने बात किया आस्तिक की। अब ये नास्तिक लोग क्या बात करते हैं? मर जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, कर्म अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गलत कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। एक देश है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आज दुनिया का सबसे ज्यादा खुश देश है और सबसे ज्यादा आगे है। वहाँ का हर व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जीता है, लेकिन भारत जैसे देश में डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। नर्क यही है, स्वर्ग यही है। आप जब खुश होते हो तो आपके लिए हेवन प्राप्त होता है, और जब आप दुखी होते हो तो आपके लिए घर ही आपको काटने को दौड़ता है, उसी को नर्क बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पेट भरा होता है ना तो रामायण अच्छी लगती है, और जब पेट नहीं भरा होता है तो रामायण भी आपको काटने को दौड़ती है। बस यही बात कहना चाहते हैं। ये था इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं अगला टॉपिक आपका परमाणु।
लगता है यही 3 टॉपिक। अगर आज बहुत रिलैक्स आपको बता रहे दोस्तों, कल बहुत फास्ट चीजें बता दिया था। तो ये पूरे हमने जो बात किया आपका ये, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, आता आपका परमाणा, प्रमाणा, प्रमाणा। किसी भी चीज का प्रमाण होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। अब जैसे मैं अगर कोई बात बोलूं तो मैं तुरंत उसको कोड के तरीके डिनोट करके बताऊंगा। ये देखिए चैप्टर, इस चैप्टर में सारी पॉइंट लिखा, मैं इसको बता रहा हूं। तो ये बोलेंगे प्रमाणा है भाई, प्रमाण के साथ बात किया गया। तो प्रमाणा में क्या क्या होना चाहिए? पहला होता है शब्दा, शब्दा। दूसरा अर्थपटी, अर्थापटी। अनुमाना, उपमाना, उपमाना। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि। बस ये पॉइंट इतना याद रखिए। आइए भी एक इस पे मैं लेक्चर दे देता हूं दोस्तों। शब्दा मीन्स क्या होता है? जब आप किसी चीज का बोल करके या राइटिंग करते हो या ओरल, जैसे आप देखते होंगे, कहते हैं जो बचपन से झूठ बोल आया है उसे वकालत में मत लाओ। जो बचपन से झूठ बोल आया है उसे वकालत में मत लाओ। वो शराबी नहीं है, भूख से तड़फ रहा है, उसे शराबी मत समझो। तो बस ऐसे में बोल दिया, बट गलत लगे तो उसको एक्सेप्ट मत करना। अच्छा, तो राइटिंग और ओरल क्या है? जब आप किसी प्रूफ करते हैं, जैसे आप देखते हो कैटेगरी जो विटनेस बॉक्स होता है, जज साहब बोलते हैं, फिल्मों में आप लोग देखते होंगे। किसी पूछेंगे बताइए मिस्टर जैक्स, आपने मिस्टर एक्स का खून किया आपने? तो बोलेंगे, अगर वो ओरल तरीके से अपना डिफेंस करता, ऑफेंसिव करता, जो भी बोलता है, तो एक प्रकार से शब्दा की बात होगा। और राइटिंग या कोई लिखित, जब आदमी डेड होता देखते हैं, कभी काल आदमी मरते वक्त बड़ा सत्य होता है, उस वक्त उसके दिमाग में क्या होता है ना, पुरानी सारी चीजें माइंड में रिकॉल होने लगता है। तो राइटिंग देता है कि बताइए बताइए आपको किसने खून किया? तो बाद में बोलेगा मुझे जैक्सन ने किया। अब जैक्सन ने किया तो लिख देता है राइटिंग, तो वहां पर बयानबाजी हो जाता है। तो जब किसी भी चीज का प्रूफ शब्दों के माध्यम से हो रहा हो, चाहे लिखित हो चाहे ओरल हो, इसको बोलेंगे शब्द प्रमाणा। अगला बात करता है अर्थापटी। अर्थापटी मीन्स होता है जब किसी भी चीज का आप अर्थ निकालते हैं, प्रमाण निकालते हैं। अर्थ मतलब मैं कुछ बोला, मेरी बात को लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। मैंने किस व्यू में बात किया, कोई किस व्यू में समझ गया। जब एक ही शब्द को कई अर्थ निकालते हैं, जैसे आप हिंदी में आप पढ़े होंगे कनक कनकते सौगुनी, या पाए बौरा या खाए बौरा। आज बौराने वाला देखिए, धान धतूरा चढ़, भांग धान धतूरा ये सब चढ़ रहा होगा शिव जी का। तो धतूरा, अब कनक माने होता है धतूरा और कनक माने होता है सोना। अगर कोई व्यक्ति को कहीं पर गड़ा हुआ सोना मिल जाए तो पागल हो जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। किसी व्यक्ति को अचानक गड़ा हुआ पैसा मिल जाए, क्या सोचेगा? डायरेक्ट पढ़े निकालेगा, फिर सोचेगा इसको कैश कराऊं, इसे घर बनाऊं, बिल्डिंग खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, ये करूं वो करूं, पागल हो जाता है। तब तक उसके पीछे सीबीआई लग जाती है, कहां से अचानक कितना पैसा पा गया। कल तक तो ये रोड किनारे भीख मांग रहा था, अचानक राजा कैसे बन गया? तो पागलपंथी वहां शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति कभी नौकरी ना लगा हो, अचानक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए तो कितना पागल हो जाएगा। अलग अलग तरीके से बात करेगा। और एक कनक होता धतूरा। धतूरा किसी 2 बीज पिला दो, दिन भर पता चला दीवार कैसे पकड़े, ये दीवार इधर भाग रही है, ये दीवार इधर भाग रही, पागल हो जाएगा। तो कनक कनकते सौगुनी, या पाए बौरा या खाए बौरा है। तो अर्थात जब किसी चीज का आप अर्थ निकालते हैं, एक ही शब्द का 2 अर्थ, मतलब एक धतूरा हो गया, एक सोना हो गया, ये चीज होता है। अगला बात करते हैं अनुमाना। अनुमाना मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड लगाना। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसके बातों से, आप उसके हाल चाल से या उसके दिल डॉल से या उसके वॉकिंग और टॉकिंग से जब आप अनुमान लगाते हैं कि भाई इन्होंने जो कपड़ा पहन रखा है, टाई लगा रखा है, ऐसा लगता है सज्जन व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है।
जब उसके वेशभूषा से, पहनावा से आप अनुमान लगाते हैं तो उसको बोलते हैं अनुमाना, जो प्रूफ लगाते हैं। उपमाना किसी चीज का कंपेयर करना, तुलना करना, उपमा देना। उपमा मतलब जैसे किसी से किसी का उपमा देना, अरे जस्ट टू जस्ट, ऐसे ही बाल, ऐसे ही शक्ल, ऐसे ही आवाज इनकी मिलती जुलती है, एज ए कंपेयर करना, तो उसको बोलेंगे उपमाना। अगला बात करते हैं अनुपलब्धि, जब किसी चीज का उपलब्ध ना हो, प्रेजेंटेशन नहीं है, पता चला विटनेस बॉक्स में उस गवाह को बुलाएगा, उपलब्धि नहीं है, तो बोला जाएगा अनुपलब्धि, जो प्रेजेंट ही नहीं है फिर भी उसके बारे में बात किया जा रहा है। ये हो गया आपका परमाना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अनुमाना। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग ही चैप्टर क्लोज हो जाता है। टाइप्स ऑफ अनुमाना। अब देखिए टाइप्स ऑफ अनुमाना, इसको दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं व्याप्ति, व्याप्ति, और एक को बोलते हैं हेत्वाभास, बस ये चीज को याद रखो। व्याप्ति मीन्स होता है जो किसी भी चीज में लिप्त है, जिसमें कोई रीजन है, कारण है, रीजन। अब मान लीजिए किसी चीज का रीजन क्या है, कारण क्या बात करता है। अब कारण जो होगा, जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है, क्यों करती है? हो सकता है उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो सकता दिखने में अच्छा हो सकता बातें बहुत अच्छी करता, हो सकता उसका रिस्पेक्ट करता, कोई न कोई तो कारण होगा, तभी तो लड़की लड़के के पीछे पागल, या लड़का और लड़की के पीछे पागल। अब लड़की हो सकती बड़ी खूबसूरत हो सकती उसकी बातें करने के स्टाइल में ऐसा लगता है मुंह से शहद टपक रहा, वैसे टपकता कुछ नहीं, बातों खाली। ये सब जाल फांसने की कहानियां हैं। जितने फिल्मी गाने बने सब लड़कियों को फांसने का गाना बनाया है कि तेरे चाँद से मुखड़े, तेरी लहराते जुल्फे, नागन से तेरी चाल। अब उसको इस तरीके से कंपेयर कर दिया गया है, लड़की पागल हो जाती है, उसको लगता है क्या तारीफ करने वाला मिला है, वही तो है मेरे मेकअप की कीमत को वसूल करवा रहा है। अब लड़की पागल हो जाती है लड़के के पीछे, तो उसके पीछे क्या एक रीजन है। थोड़ा इस तरीके से बात कर दिया, सॉरी, बट ऐसा माहौल है तो बोल देना पड़ता है, क्या करें, थोड़ा सा फनी होना चाहिए। तो व्याप्ति मतलब जब किसी भी चीज में कोई रीजन होता है, कोई कारण छुपा होता है, तभी कोई किसी से जुड़ा होता है, तो आप उस कारण में अनुमान लगाते हैं, रीजन लगाते हैं, कारण देखते हैं, अनुमान लगाते हैं। अच्छा, मैंने देखा था वहां पर जो आपका कैफे में क्या बोलते उसको, कॉफी बार, कॉफी को जो भी है समझो, कॉफी बार, पता नहीं क्या क्या, ये बार वो बार, बैठ के लोग, आप दो लोग एक ही स्ट्रॉ में नारियल मिला के दोनों लोग पी रहे थे। ये क्या था? कहेंगे प्रेम। कौन सा प्रेम है? उम्र का प्रेम, और कुछ नहीं, हार्मोन्स का प्रेम है। हार्मोन्स खत्म, प्रेम खत्म। अब व्याप्ति मतलब जिस किसी चीज में कारण छुपा है, रीजन छुपा है, उसकी बात करता है। हेत्वाभास मीन्स होता है चेकिंग बाय द मिस्टेक, गलतियों को ढूंढना, चेकिंग बाय द मिस्टेक। अब गलतियों को ढूंढना मतलब क्या है? चेकिंग बाय द मिस्टेक, गलती को ढूंढना, चेक करना। भाई चेक क्या करना है कि जैसे कोई भी चीज है, अब गलती क्या ढूंढोगे कि फॉर्मल फैंसी है कि इनफॉर्मल फैंसी है, कि गलती वास्तव में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं अगर कोई चीज बोलता हूं, क्या ये मेरी बात सत्य है गलत है? जब आप उसको आप प्रूफ के साथ चेकिंग करेंगे, अनुमान लगाएंगे, हेत्वाभास सही है कि बात, हेत्वाभास मतलब चेकिंग बाय द मिस्टेक, जो मैं इसमें गलती ढूंढ रहा हूं वास्तव में फॉर्मल फैंसी है या इनफॉर्मल फैंसी है। फॉर्मल फैंसी 100% गलती दिख रहा है, इनफॉर्मल मतलब इसमें गलतियां पूरा नहीं दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं हेत्वाभास। इसके कुछ और ब्रांच है। बधित जब इसमें कोई जुड़ा हो, अबधित जो इसमें जुड़ा ना हो, विरुद्ध जो एक दूसरे का अपोजिशन है, एक दूसरे विरोध करते हैं। जैसे आप देखते होंगे रूलिंग पार्टी होती है और अपोजिशन पार्टी होती है, एक दूसरे विरोध करते रहते हैं, इससे विरोध से लोकतंत्र मजबूत होता है। बधित एक दूसरे से बधे हैं, जुड़े हैं, एक दूसरे के ऐसे लगे हैं जैसे कैंची के दो फलक, चोली और दामन का,
ऐसे बाधित है। इसमें से कोई एक काट के निकाल दोगे तो चीजों काट नहीं पाएगा, अबाधित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना, बाधित क्या, अबाधित क्या है, सत्य प्रतिपक्ष क्या है, 100% किस बात के लेकर के प्रूफ की बात कर रहा है, ये सब चीजें हो गया आपका हेतुआभास। तो दोस्तों आज इतना ही था, हमने बात किया पूरा लॉजिकल रीजनिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे अब आपका द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब द पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें पढ़ना है, आइए अब इस पे बात करते हैं। क्लासें लंबी होंगी तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, मजा आएगा। अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत और अच्छा हो जाए, अच्छा का ये तो जीवन है, चलता रहता, दुख सुख लाइफ है, इसको नहीं एंजॉय करेंगे तो किसको एंजॉय करेंगे। दुख ही एक ऐसा है जो आपको हिम्मत देती है, साहस देती है, सुख आपको आलस में ढकेल देती है। इसीलिए फेलियर को कभी निगेटिव मत लेना, फेलियर आपको आगे बढ़ाता है और सक्सेस आपको पीछे करता है। तो मैं एक फिलोसफर तरीके से बात किया हूँ, गहराई से सोचना। अगर दुख नहीं होता तो लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं होता, सब सुखी होते तो एक दूसरे से कोई बात नहीं करता। ना डॉक्टर होते, दुखी होता तभी डॉक्टर पास जाते हो, आप बार बार फेल होते तभी टीचर के पास जाते हो, आप मेंटल हरासमेंट होता तभी साइकियाट्रिस्ट पास, जो भी मनोचिकित्सक पास जाते हो, आप प्यासे होते तभी पानी पीने जाते हो, एक ही बार में प्यास बुझ जाती आप जाते। इसीलिए दुख लोग गलत परिभाषित किए हैं, दुख लोगों को जोड़ता है, सुख लोगों को दूर करता है, मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना नजरिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब इसको समझिए, शब्द लिखा है द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, शब्दों को पकड़ो। लोगों का विकास तभी होगा जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा। अब एनवायरनमेंट मतलब क्या है, अब मान लीजिए प्यारा सा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सब अच्छा है, इसको बताइए। जैसे मान लीजिए अर्थ है, यहां पर मान लीजिए हमने मैपिंग ऐसे बना दिया है, अमेरिका यहाँ पर, साउथ अमेरिका ऐसे समझ जाओ, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल ऐसे कर लिया, बाकी ऐसे ऐसे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यहाँ पर हवाई द्वीप, डजन। मान लीजिए पूरा अर्थ है। अगर आपका अर्थ अच्छा है, अर्थ मतलब पृथ्वी, जिसमें लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। आज कितने चिल्लाओ, मैं क्लास बंद नहीं करूंगा। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एरोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक। ये चार जो स्फीयर है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, इन्हीं के बीच में से निकला है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। अब समझिए, और इसे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कौन है, ह्यूमन, मानव या एनिमल, जो भी है, सब इसी पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपका अर्थ अच्छा है, अर्थ अच्छा मतलब लेथोस्फीयर में किसी भी प्रकार का, लेथोस्फीयर किसको बोलते हैं, स्थल मंडल, स्थल मंडल, हिंदी लिख देते नहीं तो लोग कहेंगे। हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है जल मंडल, जल मंडल। एरोस्फीयर मतलब होता है वायुमंडल, वायु मंडल। और बायोस्फीयर मतलब होता है जैव मंडल, जैव मंडल। और इन्हीं सबको जब जोड़ दो चारों को तो आपको नजर आता है पर्यावरण, ठीक। ये सारी चीजें होती हैं। अब जब आप पर्यावरण पढ़ते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम क्या है, इको सिस्टम क्या है, इकोटोन क्या है, इकोटोन क्या है, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, पिरामिड क्या है, पिरामिड क्या है, नेक्स्ट हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है,
ये सब पॉइंट आप इसमें पढ़ते हो। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये बस इतना पॉइंट, इतना अगर आपने पढ़ लिया। उसके बाद इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है, और लास्ट में बस इतना ही, इतना चीज आप पढ़ते हैं। और कुछ संस्थाएं से बनाई जाती, कन्वर्जन जोन क्या है, कन्वर्जन जोन क्या है, संरक्षित क्षेत्र क्या क्या है, और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, और COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, और इसी में हम 2 पॉइंट और बात करेंगे, SDG क्या है और MDG क्या है। बस इसे पूरा लेक्चर दे देते हैं, आपका पूरा सब समझ में आ जाएगा। अब समझो बेसिक चीजें। पृथ्वी सूर्य के जो भी है, कहते हैं जो भी आप बिग बैंग का थ्योरी आप कॉन्सेप्ट कभी पढ़ेंगे तो लोगों का अपना अपना विचार दिए, कैसे टूट करके आए, पुच्छल तारा से टकराया, उसके बाद अलग हुआ, इसमें बहुत से गैसेस थी, बहुत से मिनरल्स थी, जिसके वजह लाखों साल करोड़ों साल लग गया इसको ठंडा होने में। ठंडा होने के बाद इस पे जहाँ गड्ढे के रूप में जो उसको गड्ढा बना कहते हैं, यहाँ से टूट करके इसी के एक पार्ट चंद्रमा निकला, जो गड्ढे बने वो सागर बन गए, जो उठले वो पर्वत बन गए। लोग अपना विचार देते हैं, ऐसे समझो। तो लिथोस्फीयर मतलब होता है जो आपका स्थल मंडल। अब स्थल मंडल में आपको आप पढ़ते हैं माउंटेन क्या है, माउंटेन क्या है, डेक्कन क्या है, डेजर्ट क्या है, प्लेन एरिया क्या है, कोस्टल एरिया क्या है, ये सारी पॉइंट, माउंटेन, डेक्कन, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, देन लेक क्या है, रिवर क्या है, ये सब किसी पार्ट पे आएगा, सब अर्थ पे आएगा। तो जो आप स्थल मंडल के जब बारे में और पढ़ेंगे, फिर इसमें आप पढ़ेंगे स्थल मंडल पे क्या क्या रॉक क्या है, चट्टान क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक क्या है, देन उसके बाद पढ़ेंगे इसमें क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, ये सभी पॉइंट आप पढ़ते हैं किसमें, स्थल मंडल में। इसको बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी। जो आप फिजिकल जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे, सब पॉइंट किसमें देखने मिलता हो, लिथोस्फीयर में। अब लिथोस्फीयर अगर मान लीजिए माउंटेन अपने जगह सही काम कर रहा है, रॉकी माउंटेन अपने जगह ठीक है, एंडीज पर्वत अपने जगह माउंटेन ठीक है, यूराल माउंटेन अपने जगह ठीक है, हिमालय अपने जगह ठीक है, जो भी जितने में है बहुत से, ये कितने बताए, अल्पस अपने जगह ठीक है। लेकिन अगर इसी में किसी भी प्रकार का स्थल मंडल में कोई चेंजिंग आता है, चेंजिंग मतलब अगर टेक्टोनिक क्रिया होता है, कन्वर्जन जोन, डाइवर्जन जोन, अपसारी या अभिसारी किसी प्रकार का जो एक्टिविटीज होता है, इसके मोमेंट से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो मोमेंट होता है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल्क और डाइक, अर्थक्वेक अर्थात वोल्केनो आता है। इससे क्या होता है, जब आपका लिथोस्फीयर में किसी प्रकार का मोमेंट होता है तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, सभी पे पड़ता है। अगर आपका लिथोस्फीयर ठीक है तो पर्यावरण ठीक होगा। भाई अगर पर्वत अपने जगह ठीक है, अगर टेक्टोनिक क्रिया नहीं आएगी, भूकंप नहीं आएगा। अभी आप लगभग 8 या 10 दिन पहले बहुत भयंकर एक बार ऐसे दिल्ली जैसे जोन में भूकंप आया। अब उसका इम्पैक्ट अगर मान लीजिए 2-3 सेकंड और टिक गया, क्या हाल होता, तो पर्यावरण अनबैलेंस हो जाता। भाई कितने लोग मर जाते, जनधन के नुकसान होता, बहुत सी चीजें नुकसान रहता। तो लिथोस्फीयर इससे जुड़ा हुआ है। हाइड्रोस्फीयर जो आपका जलमंडल है, जो भी आपका सागर है, पैसिफिक ओशन है, अरेबियन सी है, देन अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ये जितने आपको आर्कटिक ओशन है, अंटार्कटिका है, अगर इन सागरों में किसी प्रकार का कोई मोमेंट नहीं होता है, मोमेंट मतलब अब पता चला कोई ठंडी धारा है, कोई गर्म धारा है, कोई कोल्ड करंट है, कोई वार्म करंट है। अगर वार्म करंट की ज्यादा संख्या बढ़ती है या वार्म होता चला जाएगा और कोल्ड कम होती जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बरसात ज्यादा होगा। और बरसात ज्यादा होगा स्थल मंडलों पे, तो यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आएगा। और बाढ़ आने से क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये ठीक है तो आपका पर्यावरण भी ठीक होगा। हाइड्रोस्फीयर अगर ठीक है। अगला है एरोस्फीयर, वायुमंडल। अब वायुमंडल को लेकर के बात करते हैं। पृथ्वी के पूरे एक कवर के रूप में से वायुमंडल है,
जब आप पढ़ेंगे इसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर अर्थात अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल, ये जो मंडल आप पढ़ते होंगे। अब इसी में आपका एक मंडल होता है ओजोन मंडल, अर्थात ओजोन लेयर बोला जाता है। सूर्य से आने वाले जितने भी अल्ट्रावैगनिक किरणें प्रकाश होती है उनको क्या करता है, वो फिल्टर करके उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है। अब ये काम कौन करता है, आपका वायुमंडल। अब वायुमंडल में बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये जितनी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ये क्या करती है, पृथ्वी के प्रकार से संरक्षित रूप में काम करती है। अब इसी में मान लीजिए नेचुरल प्रोसेस से किसी प्रकार से या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से आपका एरोमंडल में कोई भी प्रकार का नुकसान हुआ, जैसे आजकल एसी है, फ्रिज है, प्लस आप जो फॉर्म यूज करते हैं इससे क्या निकलता है, CFC गैस निकलती है, कार्बन फ्लोरोकार्बन। अब ये क्या करता है, जा करके ओजोन लेयर जो होता है उसको तोड़ देती है। जैसे छननी होती है जिससे आप चाय छानते हैं, अगर उसकी परत कमजोर हो जाएगी तो चाय जब छानेंगे तो छन्नी के साथ पूरा दूध मलाई से बाहर आ जाएगा, छन्नी भी आ जाएगा, छन्नी मतलब उसमें जो चाय पत्ती सब कुछ आ जाएगा, तो फिल्टर कहाँ हुआ। तो जब आपका एरोमंडल में, वायुमंडल में ओजोन लेयर कमजोर होगा तो सूर्य से आने वाली परावैगनिक किरणें मानव पे इम्पैक्ट करेगा, जीव जंतुओं पे इम्पैक्ट करेगा, तो इससे पर्यावरण ठीक नहीं होगा। अगर ओजोन लेयर ठीक होगा तो हमारा पर्यावरण भी अच्छा होगा। अब इसी में जुड़ा है, इन्हीं तीनों के बीच में एक जन्म होता बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। अब जैवमंडल के क्या चाहिए, भाई उसको रहने के लिए जमीन भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। जब ये तीनों सही रहेंगे तो वायुमंडल अच्छा होगा। जैवमंडल अगर अच्छा होगा तो जैवमंडल किससे जुड़ा हुआ पार्ट है, एनवायरमेंट का। और जब चारों अच्छे होंगे तो हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा। जब एनवायरमेंट अच्छा होगा तभी मानव का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा कि नहीं होगा। इतनी कहानियां बुनने के बाद अब समझ में आया द पीपल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, द पीपल डेवलपमेंट, जब एनवायरमेंट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि भाई SDG क्या है, MDG क्या है। SDG मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये 2015 में लाया गया और 2030 तक इसका टारगेट है। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें इसमें 17 पॉइंट इंक्लूड है और ये जो MDG है इसमें 8 पॉइंट इंक्लूड है। ये 2000 में लाया गया, 2008 तक का इसका टारगेट था, नहीं 2008 में लाया गया और 2015 तक इसका टारगेट था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, 2000 में लाया गया था और 2015 तक इसका टारगेट कंप्लीट हो गया। जो चीजें बाकी अधूरा था इसलिए उसको SDG करके बढ़ा दिया गया। और SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वही चीज है, समाज का विकास तभी अच्छा होगा जब गरीबी कम होगा, जो बच्चे हैं बाल मृत्यु दर उनकी रेशियो कम किया जाए, रिड्यूस टू, जो बच्चे हैं उनको कम किया जाए। माता है, माँ के लिए उनकी उम्र शादी के लिए कम से कम, जो भी आजकल जो शादियां होती कम से कम 18 प्लस या 21 प्लस होना चाहिए, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, तब जाकर के उनको बचाया जा सकता है। तभी कहते हैं जच्चा और बच्चा अगर अच्छा है तो पहले माँ अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये SDG उसी में सब कुछ जुड़ा है। उसके बाद हंगर हो गया, रिड्यूस टू हंगर कम करना, भूखमरी कम करना है, इंटरनेशनल ट्रेड को, व्यापार को बहुत अच्छा रखना है, इनोवेशन पे काम करना है, सैनिटाइजेशन पे काम करना है, क्लीन एनर्जी पे काम करना है, इक्वालिटी पे बात करना है, जेंडर गैप को कम करना है। सब पॉइंट किसमें जुड़ा रहता है, SDG में। यही चीज पहले आपका 8 पॉइंट था MDG में, अब बाकी इसमें जोड़ करके 17 पॉइंट बढ़ा दिया, 17 हो गया। अब बात करते हैं आपका BOD क्या है, COD क्या है। जब डेवलपमेंट होगा पर्यावरण को, COD और BOD कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजर, BOD बायोकेमिकल बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजर। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में कोई छिलका टमाटर प्याज का निकलता है, चाहे पत्ती निकलता है, आप किसी डस्टबिन में डाल देते हैं तो देखते होंगे उसको सड़ने में जो नेचुरल प्रोसेस BOD तरीके से वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। लेकिन अगर उसको जल्दी आपको सड़ाना है तो आप केमिकल डाल दो, जल्दी सड़ जाता है। इसीलिए 2 पॉइंट इसमें रखा गया, BOD और COD। जब नेचुरल प्रोसेस से सड़ता है तो ऑक्सीजन की जितनी जरूरत पड़ती है नेचुरल प्रोसेस से लेता है, लेकिन यहीं पर आप केमिकल तरीके से सड़ाएंगे तो आप उसमें ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करता है।
तो आप देखते होंगे सीओडी और बीओडी का। अब बात करते हैं इकोटोन क्या है। इकोटोन वो होता है दोस्तों, जैसे एक हमने बात किया कि जहां पर स्थल मंडल जल मंडल दोनों मिलते हैं तो वहां पर एक लाइकेन बनता है, एक काई बनती है, वहां पर जल स्तर के और स्थल स्तर के दोनों प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोटोन। या जहां पर ठंडी धारा गर्म धाराएं मिलती हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी जब ज्यादा देखने को मिलेगा तो उससे एक प्रकार से क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से मेडिसिन का भी काम करता है और टूरिज्म का भी काम करता है। जैसे कभी आप ऑस्ट्रेलिया देश के आप देखते हैं, कभी ईस्ट में जाके देखेंगे कोरल रीफ है, एक प्रवाल भित्ति है बहुत लार्ज लेवल में, जो ऑस्ट्रेलिया देश के लिए एक सबसे बड़ा टूरिज्म का गढ़ बना है। लोग जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये पूरा किसकी बात करता है, इकोटोन। इकोसिस्टम क्या है, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र यही सब चीजें हैं, आपका जल, एरोमंडल, वायुमंडल, ये सब इसके तंत्र हैं। कोई तंत्र अगर एक इसमें से हिल गया, जैसे एक मूवी था उसमें अमिताभ बच्चन एक डायलॉग मारते हैं कि मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू इन्हीं 3 बम्बुओं पे खड़ा है, शायरी, शराब, तीसरे आप। अगर इन तीनों में से कोई एक भी बम्बू हट गया हमारी जिंदगी का तंबू भी उखड़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपका इकोसिस्टम है, ये पारिस्थितिक जो तंत्र है, अगर इनमें से कोई एक भी चारों पिलर में से कोई पिलर गिर गया तो पूरा एक पर्यावरण ही हिल गया। ये चीज को समझना है। पिरामिड क्या होता है, ये वही चीज बताता है। कभी नंबर सिस्टम पे चेक करेंगे, कभी एनर्जी सिस्टम पे चेक करेंगे, कभी बायोम सिस्टम पे चेक करेंगे। नंबर सिस्टम काउंट कर सकते हो, और एनर्जी सिस्टम जो कैलोरी एनर्जी पे बात करेगा, और बायोम सिस्टम जो जैविक क्रियाओं पे, जो आप फूड चेन के ऊपर बात करता है। वो 3 तरीके से इसमें आप बात होती है। अगला बात करते हैं बायोडायवर्सिटी, और उसके बाद वेटलैंड, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले समझते हैं वेटलैंड क्या होता है। जहां पर जल की मात्रा ज्यादा होगी, जहां नमी होगा, वहां सबसे ज्यादा जीव जंतुओं का जन्म होगा। जब वही जीव जंतु ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते तो बायोडायवर्सिटी हो जाता है। जब वही बायोडायवर्सिटी एक लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा एक जोन बन जाता है तो उसको हॉट स्पॉट रेंज बोल देते हैं। बस यही चीज है कि हो जाएगा आपका हॉट स्पॉट रेंज। पहले वेटलैंड, देन बायोडायवर्सिटी, उसके बाद हॉट स्पॉट रेंज। तो हॉट स्पॉट रेंज अगर आपको देखना है तो आपका ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय का रेंज और ईस्टर्न हिमालय रेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, जब ये सब बेहतर होगा तभी मानव का विकास होगा कि नहीं होगा। भाई जब आपके पास अच्छे पानी होंगे, आपके पास अच्छे ऑक्सीजन होंगे, आपके पास अच्छे रिसोर्स होंगे, कृषि के लिए अच्छी मिट्टी होगी, तभी मानव तो डेवलप कर पाएगा। और जब तक ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं होगा तो आपका विकास कभी नहीं होगा। तो ये हमने बात किया किसमें, एनवायरमेंट, द पीपल, डेवलपमेंट। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम पे। अब हायर एजुकेशन सिस्टम टॉपिक शुरू कर देते हैं। दोस्तों देखिए, पढ़ाई क्या है, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर ये जो मैं सारी चीजें आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूँ, इसका मतलब मैंने बार बार इसको रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, तब जाके आपको ये चीजें बता पाता हूँ। बट मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि कभी काल कुछ चीजें मैं बहुत फास्ट कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई चीज है बताना है तो पूरा बताओ, अधूरा ज्ञान मत दिया करो। ये हो गया, हमने 2 टॉपिक बात किया। बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम पे। हायर एजुकेशन सिस्टम पे 5 पॉइंट है, एक एक करके पहले लिख देंगे, उसके बाद समझेंगे। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम ऐसे समझ जाना, ज्यादा डीपली मत जाना शब्दों पे, और एंड गुरुकुल एजुकेशन, ठीक है सिस्टम। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे ओरिएंटल एजुकेशन या प्री एंड पोस्ट एजुकेशन। प्री एंड पोस्ट एजुकेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे ओरिएंटल एजुकेशन या प्री एंड पोस्ट एजुकेशन। 4 पॉइंट पढ़ेंगे ओरिएंटल एजुकेशन या प्री एंड पोस्ट एजुकेशन। 5 पॉइंट पढ़ेंगे ओरिएंटल एजुकेशन या प्री
प्री एंड पोस्ट एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिएंटल एंड न्यू ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट बात करेंगे अगला स्किल एंड टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम समझो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 2 3 4 वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। बस ये समझो। लास्ट में यहां लिख देते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गुड गवर्नेंस। एक आजकल मुझे बड़ा हंसी आता है, मैंने देखा है कोई बच्चा चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कभी कमेंट करेगा, कभी अनसब्सक्राइब करता। दोस्तों एक चीज याद रखना, ये मेरा अपना पेशेंस है, मेरा अपना धैर्य है, मुझे जीने खाने कमाने कोई टेंशन नहीं है। पहली चीज समझो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि भारत जैसे देश में मैं हूँ, यहाँ पर अच्छे बुरे सब लोग देखने को मिलते हैं, बड़े भावनात्मक लोग होते हैं। तो कभी लाइक करेंगे, कभी सब्सक्राइब करेंगे, कभी अनसब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बड़ा हंसी आती है। मैं भैया कभी किसी को नहीं बोलता आज तक मेरा लाइक करो, सब्सक्राइब करो या मेरे चैनल पे कमेंट करो, मुझे अच्छे नहीं लगते सब चीज़ें। पसंद है तो देख लो, नहीं तो कोई रिजेक्ट नहीं। मैं अपना पेशेंस के लिए डालता हूँ, मैं अपने लिए सीखता हूँ। मुझे बेहतर लगता है अगर उसमें किसी बच्चे का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैं किसी का हेल्प किया, या मैं कभी मार्केट करने नहीं आया हूँ कि मुझे मार्केट करना है, मुझे चैनल चलाना है। मैं अपने मन का राजा हूँ, मेरा मन होता है मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं बनाता हूँ, मैं अपना हूँ। मैं किसी थोड़ी जाके बुलाऊंगा किसी को। ये मैं इस कभी मत समझना कि मैं इनका चैनल देखूँ, उनको लाइक करूँ। मैं कहता हूँ डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने में जीता हूँ, मैं अपने मस्त रहता हूँ। कल यूट्यूब बंद हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं यूट्यूब के लिए थोड़ी आया हूँ कि मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं कभी नहीं किसी बोलता, कभी भी नहीं बोलता। आप मेरा किसी वीडियो उठा देते हो, मैं कभी नहीं बोलता। मुझे अपना शौक है, मैं अपना एंजॉय करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, अपना देखता हूँ, अपने आप को मैं एंजॉय करता हूँ। मैं दुनियादारी से थोड़ी इतना वास्ता रखता हूँ, दुनियादारी को मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं रहता। और ना मैं एक चीज़ और, ना मैं यारी दोस्ती करता हूँ। पहली चीज़, यारी दोस्ती मुझे भरोसा नहीं है, बहुत करके देख चुका हूँ। मुझे यारी दोस्ती रिश्ते ये सब बकवास सब खत्म। खाली रिश्ते मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे परिवार तक है बस। मैं दुनिया से ज़्यादा परवाह नहीं करता। हाँ, एक जागरूक इंसान के नाते कभी काल बोलना पड़ जाता है, ना तो भी मैं ना बोलूँ। मैं बहुत अलग टाइप का घर में रहने वाला संत हूँ। मैं बहुत मस्त आदमी हूँ, अपने जीवन में अपना मस्त रहता हूँ। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मुझे किसी की परवाह नहीं है। चाहे यहाँ कोई लाइक करो, चाहे सब्सक्राइब ना करो। अगर आपको मेरे से किसी काम बनता है वो अच्छी बात है, आप देख लो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ जाओ। मैं तो चाहूँगा आप अपना जीवन बेहतर करो, चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन सिस्टम एंड गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, ये क्या है? ऐसे समझो, प्राचीन काल में जब तक आप सुने होंगे 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज होता है दोस्तों बीसी और एडी में। पहले इसको समझो। बीसी मतलब होता बिफोर क्राइसिस, जब तक ईसा का जन्म नहीं हुआ था उसको बोलते थे बिफोर, और जब उनका जन्म हो गया तो उनको बोलते हैं आफ्टर, उसके बाद। बस इतना ही समझना है, इसलिए बीसी लगाते हैं। तो जो प्राचीन काल में जब आप पढ़ेंगे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, तेलहरा विश्वविद्यालय,
पिपरावा, ये सब जितने आप सारी चीजें सुनते होंगे ये सब किससे जुड़े थे? बुद्धिज्म से जुड़े थे। और ये जितनी संस्थाएं थी यहाँ पर क्या होता था, जिसमें आप सोचते होंगे बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, हजारों टीचर होते थे और उनको ज्ञान दिए। ये जितनी आप चीजें पढ़ेंगे इसको इंस्टीट्यूशनल ऑफ एजुकेशन सिस्टम बोला गया। गुरुकुल एजुकेशन उसको बोलते हैं जहां पर ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम आया। ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम, ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम में कौन भाई? जहां पर ऋग्वेद पढ़ाया जा रहा है, यजुर्वेद पढ़ाया जा रहा है, रामायण पढ़ाया जा रहा है, महाभारत पढ़ाया जा रहा है, उनकी सब कुछ बाल उल उतार दिए, चुटिया रख दिए, टीका उका लगा दिए, वहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड ला के जोड़ दिया गया। ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, उनका अपना ही कॉन्सेप्ट है भैया, जिनको उनको मानना है मानो। उनमें तो इतनी चीज रुकावट है कि एक जात में शादी करो, दूसरे जात में मत जाओ, एक धर्म से दूसरे धर्म में मत जुड़ो, इनका अपना कॉन्सेप्ट है। ये जितना विचार दिया गया ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम था, और ये जितना पूरा था पूरे भारत पूरी दुनिया को फैलाया, इनको बोला जाता था बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैले थे। आज चाइना और जापान कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और भारत जैसे देश जिसने जन्म दिया वो डिक्लाइन अवस्था में बैठा है। अब बात करते हैं प्री एजुकेशन, पोस्ट एजुकेशन। इसको देखिए, प्री मतलब होता है जब आप 1813 चार्टर्ड एक्ट आता था, चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1 लाख रुपया खर्च किया जाता था भारत में अंग्रेज के द्वारा, जो 1947 से पहले 1947 से पहले जो एजुकेशन 1813 से 1947 तक का चला उसको बोला जाता प्री एजुकेशन सिस्टम। और जब आपका देश आजाद हुआ 1947 के बाद, आप जब अपने देश में बनाते हैं कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमेटी, ये सारी चीजें आपको होता है पोस्ट एजुकेशन सिस्टम। बस खत्म। अब बाकी आप लोग पढ़ लेना, मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग का काम खुद पढ़ना है, बस हिंट कर देता हूँ। ओरिएंटल एजुकेशन, न्यू ओरिएंटल एजुकेशन क्या है? ओरिएंटल एजुकेशन वो था जो पुराना कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। न्यू ओरिएंटल एजुकेशन वो है जिसको आजकल ओपन लर्निंग बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि ओपन लर्निंग घर बैठे प्राइवेट से आप तैयारी कर दो, जैसे इग्नू। तो इग्नू में क्या है, आप एडमिशन ले लो, घर बैठे अपनी तैयारी करो, बाद में जाके पेपर दे दो, पास हो चाहे फेल हो, उन पे डिपेंड करता है। तो ओरिएंटल मतलब पुराना, न्यू ओरिएंटल मतलब ओपन लर्निंग एजुकेशन। अगला बात करते हैं स्किल्ड एजुकेशन, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन। स्किल्ड मतलब आज जैसे भारत में अब लोगों को आंख खुली कि नहीं, बच्चों को स्किल्ड करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको 12th तक बच्चों को बहुत कुछ चीजें सिखाना चाहिए जिससे बेरोजगार ना हो, कुछ नया चीज करें, कुछ चीजें सीखें, उसके बारे में बात करता है स्किल्ड एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन जैसे आजकल बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, सीटेक करते हैं, पता नहीं क्या टेक करते हैं, इनकी बात करता है टेक्निकल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, जैसे सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, प्रोफेसर हो गए, इनको बोलता है प्रोफेशनल एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है? देखिए, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई का मतलब ये नहीं था कि रोजी रोटी, पढ़ाई के साथ साथ रोजी रोटी तो आप पा ही जाएंगे, आप में टैलेंट डेवलप हो गया, बट आपको समाज को बेहतर करना, लोगों को एक रिस्पेक्टफुल बात होनी चाहिए। अब ये नहीं किसी जाके कोई चोर बदमाश उसके सर पटक रहे हो, उसका रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसको भगवान मान रहे हो, बकवास। एजुकेशन को वैल्यू कहाँ रह गया? एजुकेशन को वैल्यू मतलब है किसी के व्यक्ति की जो भटका हुआ व्यक्ति उसको सही डायरेक्शन, सही दिशा दिखाओ, सही डायरेक्शन में आए, पढ़ाई का मतलब को समझे, उसकी बात। इन्वायरमेंट एजुकेशन मतलब जो पर्यावरण को भी बचाने का प्रयास करें, जो इन्वायरमेंट पे भी ध्यान दें कि पेड़ लगाओ, जीव जंतुओं को बचाओ, तभी आप रह पाओगे। अब लास्ट बात करते हैं पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव और गुड गवर्नेंस। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वहाँ पर कोई कानून बनेगा, फिर जो आपके ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये लोग उसको इम्प्लीमेंट करते, लागू करते, जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं। और जब यही सभी तक सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी तरीके से चीजें पहुंचती हैं, उसी बोलते हैं गुड गवर्नेंस। तो दोस्तों आज इतना ही था, बाकी हमने जितना भी बातें किया हायर एजुकेशन सिस्टम में खाली बातें किया, बहुत डीपली तो नहीं बताया, बट फिर एक बार और क्लास लगाएंगे, फिर चीजें बताएंगे। अब उसके बाद दूसरा क्लास शाम तक हो सके मैं बनाऊंगा या कल बनाऊंगा, तो रहेगा आपका पूरा कंबाइंड बात करेंगे, 3 यूनिट जोड़ करके बात करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कॉमर्स पे बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आ देते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, मस्त रहिए,
जो कहीं वीडियो मिलता है अपनी पढ़ाई फोकस रहिए और एंजॉय करिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी ज़्यादा नीरसता में मत जिए, ये सब चलता रहता है। जिन लोगों का रिजल्ट निकल गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, और जो लोग 2-4 नंबर से रुके उनके लिए ज़्यादा टेंशन ना लो, अच्छा होगा, अच्छा करने का प्रयास करिए। दिमाग में इस वक्त कोई बर्डन मत लो, आने वाला है 20-25 दिन में फार्म आ जाएगा, भर देना, फिर से पेपर देना और पढ़ाई करो। यही जीवन है, क्या कर सकते हैं। सफलता असफलता ये जीवन का हिस्सा है, ये चलता रहेगा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच।